नमस्कार दोस्तों, होप ऑफ डेस्टिनेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं फिर हाज़िर हूँ एक नए साक्षात्कार के साथ। और साक्षात्कार की थीम है वही पुरानी, संघर्षों की कहानी और विशाल गुप्ता की जुबानी। हमारे साथ में उत्तराखंड से मसूरी, जिसे हम पहाड़ों की रानी के नाम से जानते हैं, मसूरी से एक शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम है विशाल गुप्ता। विशाल गुप्ता अचानक से एक डॉक्टर की गलती की वजह से दृष्टिबाधित हुए। दृष्टिबाधित होने के बाद उनका संघर्ष जारी रहा और संघर्ष करने के बाद उन्होंने सफलता पाई और आज देहरादून के ही यूको बैंक में एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर कार्य कर रहे हैं। तो विशाल गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद सर। विशाल गुप्ता जी, मैं आपसे इस साक्षात्कार में कुछ सवाल पूछूंगा और जिन सवालों के जवाब आप बेहिचक होकर दीजिएगा, क्योंकि ये आपके संघर्षों की कहानी है। तो सबसे पहला सवाल, विशाल जी, ये हादसा, मैं तो इसे हादसा ही बोलूँगा, ये हादसा कैसे हुआ और किस तरीके से आपकी विज़न गई, और वो वर्ष कौन था जिस वर्ष आपकी विज़न गई? सर, ये हादसा सन 2012 में जनवरी में मेरी आंखों में आई फ्लू होने के कारण मैं एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली और उन डॉक्टर से जो दवा डलवाई, उस दवा के कारण मेरी दोनों आंखों का जो विजन था वो मेरा विजन जाता रहा। उसके बाद मैंने एम्स में जाके ऑपरेशन भी हुआ मेरा, तो 3 बार ऑपरेशन हुआ, मगर उससे कोई भी फायदा नहीं हुआ क्योंकि दोनों आंखों के पर्दे जा चुके थे। पर्दे नहीं थे तो इसलिए दृष्टि जो मेरी है, मेरी दृष्टि पूर्ण रूप से जो है आपका जनवरी 2012 में खत्म हो गई थी। ओके। विशाल जी, उससे पहले जब आपकी दृष्टि गई, उससे पहले आप क्या कार्य करते थे? सर, उससे पहले मैंने पूना में भी जॉब की है। मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव रहा हूँ पूना के अंदर, महाराष्ट्र हैंडलूम हैंडक्राफ्ट में सेल्स एग्जीक्यूटिव रहा हूँ, तिलक स्मारक मंदिर में वहाँ पूना में। और शुरू में नाम से कंपनी है लुधियाना की, बहुत फेमस जैकेट बनती है उनकी, प्रिनिट की। मैंने प्रिनिट में भी एज ए कैशियर काम किया है। और वैसे मेरा अपना खुद का, हमारा मसूरी में हमारा खुद का एक फास्ट फूड कॉर्नर है, उसमें भी मैंने फास्ट फूड कॉर्नर भी मैंने अपना आप चलाया हुआ है। जी विशाल जी, विशाल जी, आपकी फैमिली में जब आप दृष्टि दिव्यांग हुए, आपकी फैमिली में कौन कौन था? उसमें भी मेरे फादर थे और फादर थे, हम 4 भाई थे जिस समय दृष्टि गई है। तो उस समय मेरे घर में कोई भी लेडीज नहीं थी क्योंकि मेरी मदर एक्सपायर हो चुकी थी, तो बाकी कोई नहीं था। तो बस घर में जो स्थिति थी वो इस तरीके की थी कि 500 जेंट्स थे हम। जी। तो विशाल जी, जब आपके साथ आपकी दृष्टि चली गई, तो किस तरीके से आपका समय बीता और किस तरीके से आपने जो अपना बगैर दृष्टि के अपना घर में कैसे आपका समय बीतता था, क्या करते थे आप? सर, जिस समय दृष्टि गई उस समय तो मैं एक तरीके से उस समय स्नोफॉल हो रखा था, 2012 में स्नोफॉल हुआ था 30 जनवरी के टाइम पे। तो हमारे एक जगह पड़ती है मसूरी में, लंडौर मार्केट पड़ती है, जहाँ बहुत ज्यादा स्नोफॉल पड़ता है, लाल डिब्बा रोड पे। जी। तो वहाँ पे हमारा एक फ्लैट है, मेरे ग्रैंडफादर के साथ रहता था। तो एक्चुअली जब मेरे ग्रैंडफादर कानपुर जा रखे थे, तो मैं वहाँ एक तरीके से बंदी हो गई अंदर, एक तरीके से कोई मेरे को मिला नहीं। तो फिर मैंने अपना किसी तरीके से नमक चीनी का पानी पी के काम चलाता रहा। हो, ये कितने दिन चला विशाल जी आपके साथ? सर, ये कम से कम मेरे साथ 15 से 20 दिन चला हुआ। ओह माय गॉड। उसके बाद विशाल जी, घर में कोई फीमेल नहीं थी, उसकी वजह से, और भाई मुझे लगता सभी कुछ ना कुछ
कार्य करने के लिए घर से बाहर निकल जाते होंगे, तो कैसे आप अकेले कैसे मैनेज करते थे? एक्चुअली सर, जिस समय मैं इधर पे हमारे मुस्लिम में 2 फ्लैट हैं, तो मैं जिस फ्लैट में था वहाँ मैं अकेला था बंद। जी। हाँ, तो मैं कुछ भी नहीं करता था वहाँ पे। तो मैं क्या करता था, मैंने दीवार घड़ी उतारी, उसका शीशा तोड़ा, शीशा तोड़ के मैंने उसको शीशे से टाइम देखना, उंगली उस पर टाइम बनाया कि ये इतने बज रहा, इतने बज रहा, की आवाजें सुनते थे और टीवी चला लेते थे, टीवी की आवाज सुनने बैठ जाते थे। ओह माय गॉड! ये सफ़र कब तक जारी रहा आपका विशाल जी? सर उसके बाद मेरे ग्रैंडफादर एक्सपायर हो गए 29 मार्च को। फिर जब वो एक्सपायर हो गए तब ये लोग, मतलब मेरी फैमिली में बीच में आई तो लोगों में पापा आए, मेरे पास थोड़ा बहुत खाना ला के खिलाया उन्होंने, जब तुम्हें खाने की इच्छा होती ही थी। फिर जब थोड़ा बहुत रख दिया थे तो मैं थोड़ा बहुत एक आध रोटी खा ली थी। तो फिर मैं वो मतलब ऐसे ही करा। फिर किसी ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे एक दृष्टि बाधित एक वो है, मतलब संस्थान है देहरादून में, राष्ट्रीय संस्थान है। तो कोई फ्रेंड ने बताया, तो उसके थ्रू हम 12 अप्रैल को पहली बार हम संस्थान के अंदर प्रवेश किए। जी। और उस समय हमारे पे सीएमओ सर्टिफिकेट नहीं था और लगातार 4 दिन की छुट्टी थी। 13 तारीख की बैसाखी थी, 14 की अम्बेडकर जयंती थी, 16 को इतवार शनिवार ऐसा कुछ था। तो फिर सीएमओ बनने दिया। फिर हमने 17 अप्रैल को मतलब एनआईवीएस में पूर्ण रूप से प्रवेश किया। 17 अप्रैल ईयर कौन सा था विशाल जी? सर वही 12 में ही 2017, 17 अप्रैल 2012। अच्छा, और ये हादसा कब हुआ था आपके साथ? जनवरी में सर। जनवरी फरवरी, मतलब 4 महीने बीत जाने के बाद मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि देहरादून और मसूरी के बीच का सफ़र केवल मुश्किल से 28 या 30 किलोमीटर होगा। मतलब एनआईवीएच से लेकर और मसूरी का सफ़र 30 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ तक कि देहरादून में स्थित राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के बारे में मसूरी में इनको नहीं पता था, जो कि 4 महीने के बाद पता हुआ, वो भी किसी के थ्रू। उसके बाद विशाल जी आपने दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण में प्रवेश लिया। फिर सेवा आयोजन कोर्स में मैंने मतलब एडमिशन लिया, समायोजन में। जी समायोजन सर, जिसे एडजस्टमेंट कहते हैं जी। तो मेरा एडजस्टमेंट में जिस समय एडमिशन हुआ, जिसमें मेरी 17 अप्रैल को जिस समय मेरी अंदर एंट्री हुई थी, उस समय मेरी स्थिति जो थी, मतलब मेरी पोजीशन थी, उसे देख के तो सब मुझे मेंटल बोल दिए थे कि ये मेंटल है, तो एडमिशन नहीं दे पाएंगे। विशाल जी थोड़ा रोकना चाहूँगा आपको। मैं भी उसी समय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में एज अ ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर कार्य कर रहा था। जी सर। वो पहला मिलाप था विशाल जी से। जब मैंने विशाल जी को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि एक जो कि मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति मेरे सामने है और मैं किस तरीके से इस व्यक्ति को ट्रेन करूंगा। आपको एक मुझे वो झलक अभी भी याद है विशाल की, छोटे छोटे से बाल और वो भी कहीं पे कटे हुए कहीं पे बड़े, मतलब अजीब से बाल, और गंदे, बहुत गंदा सा कोट पहने हुए। मेरी पहली नज़र जब पड़ी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं इस व्यक्ति को कैसे सिखा पाऊंगा। तो विशाल जी, वो बाल जो आपने थे वो खुद ही काट लिए थे? हाँ सर, वो मैं बड़े बड़े हो रहे थे, खुद ही काट लिए। ओह माय गॉड। उसके बाद विशाल जी एडजस्टमेंट कोर्स में 3 महीने का आपने कोर्स किया, उसके बाद का सफ़र? मैंने 3 महीने का जब मैंने अपना ये वाला कोर्स खत्म करा, तो जिस दिन मैं जा रहा था उस दिन सारा स्टाफ ये बोल रहा था कि ये लड़का वो है ही नहीं जी। और अब जितना वहाँ पे मतलब जो भी वहाँ पे अपने स्टाफ थे, उन्होंने बोला कि ये लड़का वो है ही नहीं, जो लड़का 3 महीने पहले आया था। तो फिर 3 महीने की मतलब बीच की फोटो लगाई गई, उधर की और स्टार्टिंग की और लास्ट की। विशाल जी, विशाल जी, एक और वाकया जो आपकी वहीं संस्थान में आपके साथ घटा था, जब आप छड़ी चलाते हुए घायल हुए थे, वो भी थोड़ा दर्शकों को बताइए। सर, एक बार मैं छड़ी चला रहा था तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे था, तो किसी कारण से वो छड़ी स्लिप हो गई मुझसे और वो जाके आगे दीवार में फंस गई और मैं मुंह खोल के उसी के ऊपर गिर गया। तो जो मेरे बीच में जो एक बीच में क्या कहते हैं, जो मुंह में अंदर एक लटका हुआ होता है तलवा, क्या कहते हैं उसको, कुछ होता है ना बीच में। जी हाँ। तो सब वो पूरा कट गया था और मैंने डर के मारे मैंने फटक से रुमाल लिया और मैं हॉस्टल में जाके
नहा धो के मुंह हाथ बंद करके लेट गया। फिर वहाँ पे जो हॉस्टल वार्डन होते उन्होंने आके देखा तो मेरे मुंह पे पूरा कपड़ा चिपका हुआ लाल। फिर ये लोग मुझके लेके गए, तो 11 दिन तक सर फिर मैं मतलब बिना किसी खाने के फिर मतलब लिक्विड से ही हो रहा, बीटाडीन में लिक्विड से मतलब लाइफ चला गया। जी। विशाल जी, उसके उसके बाद भी आपने छड़ी चलाना नहीं छोड़ा? नहीं, मैंने फिर छड़ी चलाना छोड़ा नहीं। फिर तो मैंने सर एक चीज मतलब फिर आप लोगों का सहयोग रहा मेरे इंस्ट्रक्टर्स का। फिर मुझे मतलब एक बार तो कभी कभी तो मैं ऐसा करता था, वो बोलते थे जरा वहां तक हो क्या हो, तो मैं बीच रास्ते में जाके चुपचाप से बैठ जाता था। मैंने कहा कोई नहीं देख रहा होगा। मगर फिर धीरे धीरे मैंने कहा नहीं, चलना है तो चलना है, जब चलना है तो चलना है, रुकना तो है नहीं। फिर बस जब वो जिंदगी चलती गई, उसके बाद फिर एडजस्टमेंट खत्म करके फिर घर गए। उसके बाद तुरंत हम मतलब उसी के बाद तुरंत हम कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रोग्रामिंग सिस्टम में मतलब 1 साल का जो सर्टिफिकेट कोर्स है उसमें आ गए। फिर हमने कंप्यूटर का वहाँ से कोर्स किया। उसके बाद फिर वो कोर्स खत्म हुआ, फिर उसके बाद हम फिर घर गए। फिर हमने फिर सोचा कि कुछ करना तो है ही। फिर हम आए। फिर एक कोर्स था सर जैपनीज मेडिकल मैनुअल थेरेपिस्ट, 2 साल का जापान के थ्रू चलता था प्रैक्टिशनर कोर्स। फिर हमने 2 साल का वो कोर्स वहाँ पे कंप्लीट किया थेरेपी सीखे जापान के थ्रू, डॉक्टर प्रसादा के थ्रू। उसके बाद फिर हमने वो खत्म हुआ। फिर उसके बाद हम फिर घर गए। हमने एक बार बीएड भरा, सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर हमने दोबारा बीएड भरा तो हमारा बीएड में सिलेक्शन हो गया। बस उसके बाद सर फिर जिंदगी रुकी नहीं, बस चलती चली गई। फिर अपना आप घर जाने लग गए, अपना आप आने लग गए। किसी की जरूरत नहीं पड़ी, मार्केट खुद जाते थे, शॉपिंग खुद करते थे, अपनी ट्रैवलिंग खुद करते थे, कहीं भी जाना होता था कहीं भी पहुंच जाते थे जाने के लिए। उसके बाद हमने फर्स्ट टाइम में हमने 2018 के बैच में हमने आरआरबी पीओ का एग्जाम निकाला, मगर किसी कारण से हम इंटरव्यू में मतलब साक्षात्कार में रह गए। फिर हमने कहा नहीं अभी तो भरना है। और हमारी एज का भी लास्ट चल रहा था, 7 दिन बचे हुए थे हमारे फॉर्म भरने के लिए एज के खत्म होने में। तो हमने फिर सर आईबीपीएस पीओ का फॉर्म भरा, एक ही फॉर्म भरने के लायक रह गए थे हम। तो बस ये समझिए कि सबका साथ रहा और लक रहा, तो हमने वो आईबीपीएस निकाला सर। तो हम यूको बैंक में इस समय सहायक प्रबंधक के पोस्ट पे देहरादून में मेन ब्रांच में पोस्टिंग है। बिल्कुल। बहुत ही आपकी कहानी लोगों को प्रेरणा देने लायक है और लोग इससे सीखें। मैं तो यही कामना करूंगा। विशाल जी, उसके बाद एक अगला सवाल आपके साथ में, जब आप दृष्टि दिव्यांगजन हुए तो परिवार का और आसपास के लोगों का आपके प्रति क्या रवैया था, क्या व्यवहार था? सर वो तो आपको पता है कि एक दृष्टिबाधित के साथ एक नए एरिया में कोई दृष्टिबाधित खड़ा हो जाए आके, किसी परिवार में हो या किसी पड़ोस में हो, तो मेरे को तो बच्चे मार मार के भागते थे, सर पे मारते थे, कोई छड़ी छीन के भाग जाता था। मतलब एक दिन तो हमारे पैरों में सर दिवाली पे घर गए थे, हमारे दोनों फीते बांध के उसमें पटाखे की घड़ी बांध दी और पूरे धड़ाम से गिरे नीचे। ओह माय गॉड। तो सर वो तो फिर परिवार में तो ये रहा सर। परिवार में तो मतलब ये भी रहता है, देखिए थोड़ा हम कहेंगे मतलब थोड़ा वैसे कहना चाहिए, कहते हैं ना कभी कभी सिर्फ ज्यादा प्यार भी नुकसान देता है जी। हो सकता है उनकी नफरत ही मेरे काम आई है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं विशाल जी। हाँ सर, ज्यादा प्यार बच्चे को बिगाड़ देता। अगर हम भी वही स्थिति में रहते तो क्या पता हम घर में ही पर रोटी खा रहे होते। विशाल जी, उसके बाद जब आपने बैंक पीओ का एग्ज़ाम क्लियर किया, आप प्रोबेशनरी ऑफिसर हो गए, अधिकारी हो गए, एक विशाल जो कि मसूरी में रहता था और लोग जिसको पत्थर मारते थे और फीते बांध देते थे, और जब वो विशाल प्रोबेशनरी ऑफिसर हो गया तो क्या बदलाव आया? सर ये तो सबसे बड़ा बदलाव है। मतलब आपको तो कोई भी एक्सेप्ट वो मतलब मान ही नहीं सकता। जब हम फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग के लिए चंडीगढ़ गए, हमारी ट्रेनिंग थी 27 मई 2019 को, और हमारे साथ हमारे बड़े भैया गए तो वो भी रोने लग गए थे सर। क्योंकि जब हम यूको बैंक के मेन ब्रांच जो आरटीसी होती है हमारी, रीजनल ट्रेनिंग सेंटर होता है ना जी। तो जब हम ट्रेनिंग सेंटर में थे पैर रख रहे थे सर, तो लोग कोई चॉकलेट ला रहा था, कोई गुलाब ला रहा था, सर वेलकम वेलकम टू यूको बैंक, वेलकम टू यूको बैंक। तो वो पल सर एक ऐसा पल था कि समझ आंसू हर के आ जाने थे जी।
और उसके बाद जो हम सर ऑफिसर बन गए, हम ऑफिसर उनके जो फर्स्ट टाइम घर गए और सबने हमें देखा पड़ोस में इधर उधर, तो अब तो लोग मुझसे मतलब ये समझिए सर, अब तो मुझ पे वो फोन आते हैं, मुझसे ये फोन आते हैं कि यार कहीं से आज विशाल जी 10-20 हज़ार रुपये की व्यवस्था करवा दो, विशाल जी यार थोड़ा सा काम पड़ गया था, आपके बैंक से काम है, लोन करवा दो, ये करवा दो, अब विशाल जी हो गए हम। मतलब विशाल से विशाल जी हुए आप। जी आ, सर। एक सवाल और, जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, जब आप प्रोबेशनरी ऑफिसर नहीं थे तभी भी आपने जो है जब आप एडजस्टमेंट कोर्स करके गए थे और आपने एनआईवीएस से बहुत सारे कोर्स किए, उसके बाद भी मुझे ऐसा पता चला है कि आप सोशल सर्विस में पूरी तरीके से एक्टिवेट रहे, जैसे हाँ कि सर, सोशल सर्विस में हम एडीबी स्कीम के साथ मैंने काम किया है, बाकी जैसे सद्भावना मसूरी से किया है, और बिल्कुल आपका एक राष्ट्रीय संगठन है भारतीय जन नाट्य संघ का, जी जो कि मतलब थिएटर का एक बहुत बड़ा वो है जिसमें नाना पाटेकर होता है, सब है। जी मैंने उसके थ्रू भी बहुत काम किया है और मेरे को उनसे भी अवार्ड मिला है। मेरे को 16 मई 2000 25 मई 2016 को मुझे वहाँ से भी अवार्ड मिला हुआ है, कैफी आजमी अवार्ड। जी विशाल जी, सुना है कि आप जो भी जिनको सीएमओ सर्टिफिकेट बनवाना होता था, जिनको पेंशन बनवानी होती थी, वो आपकी मदद लेते थे और आप उनकी पूरी मदद किया करते थे, ऐसा सर कुछ? वो हम आज भी करते हैं। वो तो अभी भी अगर किसी को, यहाँ तो आप दृष्टिबाधित की बात कर रहे हैं सर, जब हम मसूरी जाते हैं तो हम साइटेड लोग हमसे बोलते हैं कि विशाल जी हमारा आधार बनवा दो, विशाल जी हमारा आज मूल निवास डोमिसाइल बनवाना है, हमारे साथ चलो, हम स्कूटी में बिठा के चलते हैं, जाति प्रमाण पत्र बनवा दो। क्योंकि क्या होता है कि जब हम जाते हैं ना तो एसडीएम भी क्या होता है ना, हम एसडीएम से भी नहीं घबराते हैं, हम एसडीएम के दरवाजे में भी सीधा घुस जाते हैं, तो वो भी हमारे लिए अपना लेफ्ट सीट या राइट सीट छोड़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। विशाल जी को बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं, जो कि मसूरी से, देहरादून में और कई सारी जगह पे आपके साक्षात्कार भी हुए हैं, मुझे ऐसा पता है। रेडियो पे भी कर चुका हूँ मैं। जी जी विशाल जी, आपकी इस सफ़र में, जो आपका ये सफ़र रहा दृष्टि दिव्यांगजन होने के बाद, आप किस व्यक्ति को अपनी प्रेरणा मानते हैं जिसकी वजह से आप यहाँ तक पहुँचे? सर अब मैं प्रेरणा पे एक नाम बोलूंगा तो फिर वाली बात हो जाएगी, मगर ये होता है कि एक प्रेरणा मेरे लिए सबसे बड़ी रही कि जिस समय हम गिरने के स्थिति में थे, जिस समय हम चलना नहीं चाह रहे थे, सब कुछ जिस समय हम स्टार्ट के समायोजन का कोर्स, उस समय बस मेरा सहयोग जो किया, मैं तो हमेशा कहेंगे ना, माता पिता सब कुछ मेरे बचपन में सिखाया था, मम्मी पापा ने उंगली पकड़ के, तो अब बड़े होने पे छड़ी पकड़ के चलना सिखाया, छड़ी को लगाना, उंगली के नीचे कैसे चलाते हैं, कैसे पकड़ते हैं, ये सब सिखाने में सर सबसे बड़ा सहयोग तो मेरे अनुदेशक हैं विकास मिश्रा जी हैं। थैंक यू विशाल सर। मैं विशाल सर इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आप एक ऑफिसर हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इस अपने संघर्ष में मुझे भी एक साथी के रूप में पाया। विशाल जी, अगला सवाल आपसे, जहाँ तक कि कोरोना वैश्विक महामारी इस समय चल रही है और देहरादून में भी बहुत सारे कोरोना पेशेंट हैं, रोज ही आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो उस कोरोना महामारी को देखते हुए दृष्टि दिव्यांगजनों के जीवन पर किस तरीके से प्रभाव पड़ा है? सर सबसे बड़ा प्रभाव तो ये पड़ गया है कि जितने भी दृष्टिबाधित या जो भी हैं, हम ऑफिसर भी हैं, तो हम एक तो घर पे बैठे हैं जी। 3 महीने से हम ऑफिस नहीं गए हैं। 22 मार्च से लॉकडाउन हुआ था, 22 मार्च से अभी तक घर पे ही हैं, और कल भी पता नहीं आगे ना बढ़ा दिया जाए जी। तो 3 महीने से हम लोग घर पे हैं। तो फिर एक सैलरी जो आ रही है ना सर, वो एक ना पिंच कर रही है जी। वो पिंच कर रही है कि हम ड्यूटी भी नहीं कर रहे हैं और हमें घर पे बैठे बैठे सैलरी मिलती जा रही है। बिल्कुल विशाल जी। और बाकी जो दृष्टिबाधित एजुकेशन पे तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा सर। सारी दृष्टिबाधित एजुकेशन जो थी वो बहुत डिले हो गई है, और बाकी को तो जो है, बाकी तो डिजिटल उसमें कर भी रहे हैं, डिजिटल हमारे दृष्टिबाधित भी करते हैं, मगर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं सर, कुछ बच्चे हमारे ऐसे क्षेत्र से हैं दृष्टिबाधित जो पूरे भारत में हमारे राष्ट्रीय संस्थान में पढ़ते हैं, कि उनके क्षेत्रों में सर आज भी क्या है कि सर नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से वो लोग डिजिटल पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल।
तो उनकी एजुकेशन पे भी काफ़ी फर्क पड़ा। जी। विशाल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपके संघर्ष की कहानी बड़ी अच्छी है, और जैसा मैंने पहले कहा है कि लोगों को प्रेरणा देने लायक है। सर हम एक लास्ट में कुछ बोलना चाहते हैं। नहीं, अभी लास्ट नहीं है, अभी मैं कुछ और आपसे पूछने वाला था। जी जी। विशाल, आप जब बैंक में काम करते हैं तो बैंक के लोगों का आपके प्रति बिहेवियर कैसा रहता है? सर मैं कह रहा, हम तो एक बात जानते हैं कि अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो आपके साथ सबका व्यवहार अच्छा है। जी। हम तो सर जब डिनर लंच करते हैं ना, तो हम डाइनिंग टेबल बनाते हैं, और डाइनिंग टेबल पे बॉस तक जो हमारे स्केल पर ऑफिसर है वो भी हमारे साथ लंच करते हैं। हम एक दूसरे की सब्जी, एक दूसरे की रोटी, एक दूसरे का चावल आपस में कंट्रीब्यूट करके खाते हैं। सिर्फ इतना रहता है कि हम जब खाना खाते हैं ना, तो उनकी हेल्प थोड़ी सी हमें लेनी पड़ जाती है, क्योंकि कांच की टेबलें हैं, तो थोड़ा सा डर सा लगता है कि कांच का हाथ ना लगे, गिर ना जाए। तो थोड़ा सा खाना डालते समय वो हमारे में डाल देते हैं। जैसे मैं किसी मैडम से सब्जी लेनी है, मैडम थोड़ी सब्जी आप डाल दीजिए इसमें, तो हम, बल्कि वो मेरा खाना भी खाते हैं। मैं घर से जो खाना बना के ले जाता हूँ, वो मेरा टिफिन तो पहले उठा लेते हैं, क्योंकि मेरे टिफिन में रहता है सर थोड़ा सा वैसा ना मसाला वाला चटपटा खाना रहता है, तो वो पहले ही हटा देते हैं टिफिन। एक चीज़ और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा विशाल की, एक और खूबी है। मैं आज से 2 साल पहले एक टूर ले गया था मसूरी में, एजुकेशनल टूर ले गया था लखनऊ से, और उस एजुकेशनल टूर में मैंने विशाल से कहा कि एज अ गाइड आप हमारे साथ रहेंगे। और उस टूर में जो बच्चे जो साक्षी रहे उस टूर के, वो आज भी जानते हैं कि विशाल की जो ओरिएंटेशन है, जो अनुस्थिति ज्ञान है, वो बहुत ही अच्छा है। विशाल ने हमें हर जगह के बारे में, हमारे रूट में जो भी चीज़ें पड़ती हैं, चाहे वो लेफ़्ट में हो, चाहे वो राइट में हो, चाहे ऊपर की साइड में हो, सब जगह हमें दिखाया, सब जगह घुमाया, और एक एक जगह पे एक्यूरेट जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पे पहुँचाया। ये खूबी है विशाल में। और विशाल की ओरिएंटेशन और मोबिलिटी आज की डेट में मैं मानता हूँ कि बेस्ट ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी है, और वो इनकी मेहनत का परिणाम है कि आज इस तरीके से ओरिएंटेशन और मोबिलिटी कर पा रहे हैं। विशाल जी, लास्ट में एक संदेश मैं चाहता हूं कि आप हमारे जो दिव्यांगजन जो इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, साक्षात्कार को सुन रहे हैं, उनके लिए आपका एक संदेश। सर हम तो इस संदेश में सबसे तो ये बोलेंगे, खुशी एक ऐसा एहसास है जो हर किसी को तलाश रहता है, और गम एक ऐसा अनुभव है जो हर किसी के पास रहता है, मगर खुशी की जिंदगी में वही जीत पा सकता है जिसे अपने ऊपर विश्वास रहता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो विशाल जी, आप कुछ अपनी तरफ से भी कुछ कहना चाहते थे जिसमें मैंने आपको रोक दिया था? अपनी तरफ से मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं ना, मतलब ये कहना चाहता हूँ कि दृष्टिबाधित होने का मतलब ये नहीं है कि आपके कदम रुक गए। जी। आज मैं अभी मैं एक छोटी सी न्यूज बताता हूँ आपको। देवी रानी मौर्य को आप जानते होंगे, उत्तराखंड की राज्यपाल है जी। उन्होंने सर आगरा के अंदर एक 2018 में दोनों पैर कटने पे जितेंद्र कुमार को सर उन्होंने एक व्हील चेयर दी थी जी। ठीक है सर, उसके बाद उनके कृत्रिम पैर लगे। आज वो सर आगरा के अंदर ई रिक्शा चला रहे हैं और उन्हें आज अवार्ड दिया गया। बिल्कुल, बहुत अच्छा। लगाइए, एक मतलब जिसके दोनों पैर नहीं, वो ई रिक्शा चला के अपना जीवन यापन कर रहा, फैमिली चला रहा है। बिल्कुल। तो दृष्टिबाधित को अपने कदम रोकनी नहीं चाहिए और आगे की मुश्किल से डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल। एक बार चोट खाओगे मगर कुछ सीख जाओगे। बिल्कुल। जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। हाँ बस। तो जज्बा, जुनून और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस। बिल्कुल, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो मंजिल दूर नहीं, मंजिल ज़रूर आप पाएंगे। विशाल जी, होप ऑफ डेस्टिनेशन फैमिली आपके जज्बे को सलाम करती है और ईश्वर से दुआ करती है कि आप हर वो मुकाम पाएं जो आप चाहते हैं। आप सफलता की सबसे ऊंचे पायदान पर आप पहुँचें। हम सभी आपके साथ हैं और आप फिर से एक बार दिल से सलाम करते हैं और सभी दर्शकों को यही बताते हैं कि विशाल जी से प्रेरणा लें
और अपने जीवन को रुकने ना दें। कोशिश करें कि अपने देश के निर्माण में आप पूरा सहयोग दें। इसी के साथ होप ऑफ डेस्टिनेशन फैमिली आप सभी को एक बार नमस्कार करती है। धन्यवाद। धन्यवाद।